भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार ने सेना को आपातकाल हथियार खरीद की अनुमति दे दी है। मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना सीधे अब बम, बारूद, ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और दूसरे हथियार तेजी से खरीद सकते हैं और जिससे खरीद प्रक्रिया की जो देरी है वो खत्म हो जाएगी। और सरकार का मकसद है देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाना। केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी के बाद अब सेना 40,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद सकेगी और बहुत जल्द खरीद सकेगी। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार इसमें और ज्यादा पैसा लगा सकती है, बजट को बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और हथियारों की कोई कमी ना हो, इसके लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए यह इजाजत दे दी है। जनरल सिन्हा, भारत को इस वक्त किस तरह के हथियार की सर जरूरत है जो आपको लगता है कि भारत तुरंत खरीद सकता है? क्या वो देसी होंगे या विदेशी की? अमित, देखिए, जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 40,000 करोड़ की बात हो रही है, उसके अंदर में आपने पूछा ज़्यादा वो देसी हथियार हैं और क्या हैं, और हम इजराइल से ले रहे हैं, दो जगहों से ले रहे हैं, देसी एंड इजराइल। देखिए, सबसे पहले उसमें ड्रोन्स हैं, तो हम सर्वेलेंस ड्रोन हेरॉन मार्क 2 ये इजराइल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये सर्वेलेंस के लिए ली जा रही है। और कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो सारे इंडियन स्टार्टअप्स के साथ हैं। मेजर प्रोक्योरमेंट कामिकाजी ड्रोन्स के साथ में, और आपको सुनकर हैरानी होगी, मोर देन 30 एब्सोल्युटली अप्रूव हो गए हैं जो हमारे स्टार्टअप हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया है टेस्टिंग में भी, और वो उन्होंने बैटल प्रूव किया है। दूसरी बात जो ऐसी प्रोक्योरमेंट में है, एक मिसाइल्स की बात जब हम कहते हैं तो हमारी ब्रह्मोस के, देखिए अभी उसमें 7 जगह ये जहां पर उसकी है, हाँ 5 जगह तो बनती है, उसकी क्षमता 80 से 100 थी, उसको 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं। और तो ब्रह्मोस की बहुत मार, स्कैल्प मिसाइल आपको पता ही, वो उसकी एक रिक्वायरमेंट आ रही है। मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हमारे भारतीय हथियार हैं उनको खरीदा जाने को लेकर अब बातचीत चल रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो छवि हमें नजर आई इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, यही वजह है कि देश के जो तमाम नेता है भारतीय सेना की काफी तारीफ कर रहे हैं और उनके शौर्य की बात कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह जिक्र किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि भारत न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं करता। पहलगाम हमले के आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को साफ किया है। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए, पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया। अब जब घर में घुसकर कोई मारेगा वो उसको कोई भुला सकता है क्या? और खौफ तो बना ही रहता है। पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे पर भारत से बातचीत के लिए अब सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन लगता है कि उसने अपने सैनिक ठिकानों की तबाही के बावजूद कोई सबक नहीं सीखी है। इसीलिए तो पाकिस्तान फिर से कश्मीर मुद्दे पर लॉबिंग करने में जुट गया है। अब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार ने कहा है कि कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर इलाके में स्थायी शांति बहाल नहीं हो सकती है। ये वही असीम इफ्तिकार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक बुलाई थी, लेकिन यहां कोई प्रस्ताव पास होना तो दूर, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने और देशों ने पाकिस्तान पर ही सवाल उठा दिए थे। इसलिए अब असीम इफ्तिकार ने ब्रिटेन के एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कश्मीर राग अलापा है, जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ वो पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। जनरल दत्ता, जब भारत ने यही कह दिया है कि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है उसे वापस कैसे लेना है, बातचीत होगी, तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अब दर दर क्यों भटक रहा है? डर है उसे कि अब तो गया कश्मीर हाथ से। बिल्कुल अमित, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसको जैसे एक मक्खी
को दूध में से निकाल के फेंक दिया जाता है। हमने पाकिस्तान का वो हाल कर रखा था, क्योंकि लगातार हमारे बताने के बावजूद भी ये आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं रहे थे। और हमने बोला कि जो ये टेररिज्म एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब बहुत बार बहुत सारे फोरम में बता चुके हैं। और ख़ास करके अभी ऑफ संदूर में इन्होंने क्या चेष्टा करी थी, एक इन्होंने हमारी रिजॉल्व को चैलेंज किया, और दूसरा इन्होंने हमारे यहाँ पे जो हमारी यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके ऊपर वार करने की कोशिश करी, ताकि धर्म पूछ के अगर मारा जाए तो हो सकता है कि भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद हो जाए। तो हमारे ओवैसी साहब का अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो हमेशा पाकिस्तान को किसी भी इंटरनेशनल फोरम में उसको उसका ऐना दिखाते हैं। वो जरूर अपने मुसलमान भाइयों के लिए लड़ते हैं, भारत के अंदर उनके हक के लिए जो भी मुद्दे होते हैं, जो पॉलिटिकली एक एक्टिविटी होती है या हमारे कोर्ट के माध्यम से होती है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में हमारे किसी भी मुसलमान भाई ने पाकिस्तान के साथ जाने की यहाँ उसकी ये हरकत की कोई हिमाकत करी हो तो बिल्कुल नहीं है वो। तो वो चीज़ में मार खाई। और अभी जहाँ तक यूनाइटेड नेशन का सवाल है, शिमला समझौता हो जाने के बाद वो पहली वाली रेजोल्यूशन ख़त्म हो गई थी। पहली वाली रेजोल्यूशन जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे यूनाइटेड नेशन में, वो हमारा इनिशिएटिव था जब इन्होंने हमला किया था 47-48 में J&K के अंदर। तो उसके अंदर जो क्लोजेस थे वो तो पाकिस्तान ने पूरे नहीं करे। पाकिस्तान की आर्मी का विड्रॉ होना था, सारा कुछ हटना था, उसके बाद में वो रायशुमारी होनी थी। जब शिमला समझौता हो गया, लाइन जो हमारे सीज फायर लाइन को LOC बनाया गया, उस शिमला समझौते की बात खत्म होगी और ये मुद्दा सिर्फ बाईलैटरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बाईलैटरल में भी क्या है, सिर्फ POK कब आप खाली करेंगे वही बाईलैटरल होगा। और हमें कोई यूनाइटेड नेशन या कोई तीसरा मुल्क कुछ नहीं, हम किसी का सुनने वाले नहीं है। ये चैप्टर क्लोज है। जो J&K है भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। और जो हिस्से में पाकिस्तान अभी आज के दिन में बैठा है उसको वो खाली करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये हमारा रिजॉल्व है। और जहाँ तक रही सवाल पाकिस्तान की जो इन्होंने हरकत करी थी, जो हमारा एक जो टेक्नोलॉजिकल एज है, जो हमने बताया कि नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर, हम तुमको लॉन्ग डिस्टेंस टेक्नोलॉजी से बर्बाद कर देंगे, हमें जंग नहीं लड़ने की जरूरत है। जंग तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा है ना कि अब सिर्फ वार आपको हथियार से नहीं होगा, अब तो वार पानी से भी होगा, क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान अब अपनी हरकतों को लेकर इतना घिर चुका है कि एयर स्ट्राइक की मार झेल चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अब पानी का संकट भी झेलना है। भारत ने अब झेलम नदी का पानी रोकने का प्लान तैयार कर लिया है और झेलम नदी के पानी से पाकिस्तान के 24 शहरों में तबाही मचने वाली है। 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। झेलम का पानी रोकने के लिए भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने की तैयारी कर दी है। यह वही प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के विरोध के चलते 1987 में बंद कर दिया गया था और 38 साल बाद एक बार फिर से प्रोजेक्ट सुर्खियों में आ गया है। वुलर झील पर यह प्रोजेक्ट रेडी करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के CM ओमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की डिमांड की है। बहल सर, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो नेता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर लेंगे ये आखिरकार? अब भारत की मर्जी है, भारत ने संधि तोड़ दी है, अब भारत तय करेगा कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट हमने दिया है अमित जी। हमने कहा खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, और पाकिस्तान ने तो कहा था ना खून की नदियां बहेंगी। तो पानी तो हम तब तक नहीं देंगे इनको जब तक ये टेरर का रास्ता नहीं छोड़ते, टेरर एज अ टूल को नहीं हटाते, तब तक हमारा पानी का जो ट्रीटी हमने 1960 में की थी और जिससे 25% पूरी GDP पाकिस्तान की डिपेंड करती है, और स्पेशली पंजाब और सिंध को यह पानी देता है, जहां पे फर्टाइल लैंड, जहां पे उसकी कल्टीवेशन होती है, मेन कल्टीवेशन होती है, जहां पे वो अपने एडिशनल डैम्स बना रहा है। हमने तो अभी एक ही मैसेज दिया था उनको, एक कैनाल बना के। उसके बाद हम अब जो करने जा रहे हैं कि हमने ना केवल रैटल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब के ऊपर है उसको खत्म करेंगे, पर अब हम तुलबुल प्रोजेक्ट जो कि वुलार डैम पे है और वो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है
इंडिया के अंदर, और उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा जब ये वुलार प्रोजेक्ट या वुलार बैरेज बन के तैयार हो जाएगी, तब ना केवल हम फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकेंगे, अब पानी को जब हम चाहेंगे तब छोड़ेंगे। अब देखिए सर, ये मैनेजमेंट की बात जब आ रही है तो पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने हमला किया, उनका तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही इधर उधर हो गया, यानी कि संभाल ही नहीं पाए अपने मैनेजमेंट को। खास तौर पे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरा डिसमैनेज हो गया। अब पाकिस्तान को ये देखने को मिला और पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रखा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान की ओर से जो उनके जर्नलिस्ट हैं अब राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान को भी भारत जैसा आधुनिक S-400 सिस्टम लेना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो पहले से इस तरह का सिस्टम मौजूद है HQ-9, लेकिन भारत ने उसे ही ध्वस्त कर दिया। जरा सुनिए कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से अब गुहार लगाई जा रही है कि उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, क्या किस तरह से उनकी जो सरकार है अब भारत की तरह भारत के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आए। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड, दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है।